हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो 1991 में अडॉप्ट की गई थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे मेजर्स लिए गए थे। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। पर अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं या आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आपके लिए इजी बनाने के लिए मैंने सारे वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आपको वहां मिलेंगे। पसंद आए तो आपको पता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। और आज हमारा टॉपिक क्या बात कर रहे हैं, आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ग्लोबलाइजेशन शॉर्ट में अगर इजी में आपको समझना है तो कुछ नहीं है, दो इकोनॉमीज की आपस में इंटीग्रेशन है, या फिर आपकी खुद की इकोनॉमी की वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेशन। यानी एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आपकी खुद की जो इकोनॉमी है आप सिर्फ उतने में सीमित रहें, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है हम ओपन इकोनॉमी की तरफ चलें, यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो दूसरी कंट्रीज के लिए ओपन है। हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और ग्लोबल इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे। ये है शॉर्ट में ग्लोबलाइजेशन का मतलब। फिर भी हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कह रही है ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज इन वर्ल्ड विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, गुड्स, सर्विसेज एटसेट्रा। सो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ग्लोबल इंटीग्रेशन है या हमारी इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमीज के साथ एक ओपननेस है, लेकिन किन किन फैक्टर्स में है। सो बेसिकली इंटरडिपेंडेंस हो रही है। अगर मेरी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो मैं दूसरी इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही हूँ। और किन फैक्टर्स के लिए डिपेंड कर रही हूँ? टेक्नोलॉजी के लिए, कैपिटल के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एंड एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स कि सिर्फ ये फैक्टर्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है यही नहीं, और भी फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। सो ये है आपकी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। बट आपको बोर्ड पे यहाँ पे 4 पॉइंटर्स दिख रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये है पैरामीटर्स। हमारे बेसिकली 4 पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हमारा पहला पैरामीटर है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आपकी इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज के साथ ओपन है, बाकी कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, यानी आपकी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भी हो और दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में भी हो। देन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल का भी फ्री फ्लो हो। उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी फ्री फ्लो हो। एंड सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल या टेक्नोलॉजी तक बात ना रुके, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर लेबर मूवमेंट फ्री नहीं होगी। अगर आपके यहाँ से लेबर वहाँ नहीं जा सकती और वहाँ से लेबर यहाँ नहीं आ सकती। जैसे कि आप जानते हैं, इसको अगर हम ईजी वे में समझना चाहें, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जॉब करने जाते हैं या बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आके जॉब करते हैं। तो लेबर मूवमेंट जरूरी है अगर आपको ग्लोबलाइजेशन चाहिए और अगर आपको फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल मूवमेंट चाहिए। तो ये है हमारे ग्लोबलाइजेशन के 4 पिलर्स। अब हमें बात समझ आ गई कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, या फिर इन शॉर्ट क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर एक केस के बारे में कुछ लोग होते हैं जो उसके फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में भी यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं या कुछ केस हैं जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है, जो हमें बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने से ग्रोथ में हेल्प हुई है, कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प हुई है। पर ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो उसके अगेंस्ट हैं। उसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा नहीं है सिर्फ हेल्प ही की है इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करने में, कहीं जगह ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स भी आई हैं। पहले हम देखेंगे केस इन फेवर। तो केस इन फेवर में पॉइंटर्स हमारे क्या बोलते हैं? यहाँ पे केस इन फेवर में यहाँ पे पॉइंटर्स आते हैं अडॉप्शन ऑफ न्यू फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड। सो बेसिकली आप अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, अब आपको ना अपने माइंड में एक केस लेके चलना है। अब हम जब भी बात करेंगे फेवर या अगेंस्ट के केस की और हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि आपकी कंट्री, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज है, यहाँ पे छोटे में देखो क्लोज है, तो यानी आपकी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे या हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे, लेकिन वो किसी और कंट्री से ट्रेड कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, यही इकोनॉमी ओपन हो जाती है और अब ट्रेड हो रहा है बाकी कंट्रीज के साथ भी। तो बात क्या हो रही है, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है यानी सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और इंडिया में ही वो बिक रहा है,
तो क्या होता है कि प्रोडक्शन मेथड जो चल रहा है, कोई इंसेंटिव नहीं है कुछ नया करने का या ग्रो करने का। लेकिन जैसे ही आपकी कंट्री ओपन होती है बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए, और जब आपको पता है कि अब आपकी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा था वो ज़रूरी नहीं है सारा बिकेगा, और बाकी कंट्री से जो भी आएगा वो भी अच्छा कंपटीशन देगा हमारे खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के माइंड में क्या आता है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेटर दिखाना है बाकी कंट्री से, और वो बेटर दिखाने के चक्कर में इनोवेशन लाते हैं और नए प्रोडक्शन मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वो चाहते हैं रिड्यूस करना कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि अगर आपका आउटपुट 100 यूनिट्स आ रहा है उसमें कितना कैपिटल यूज हो रहा है। बेसिकली अगर 100 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए आपका 50 यूनिट कैपिटल लग रहा है, और वहीं अगर 100 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए आपका 25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहा है, तो बेटर क्या है? बेटर रिजल्ट कौन दे रहा है? बेटर है जो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। जहां आउटपुट सेम बनाने के लिए कैपिटल कम यूज करना पड़े वो ज्यादा बेटर केस है। तो कोशिश करते हैं जब न्यू फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम डिक्रीज करें कैपिटल आउटपुट रेशियो, देन इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। सिर्फ कैपिटल आउटपुट रेशियो रिड्यूस करने से बात नहीं बनेगी, आपको लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। आपकी लेबर अगर 2 घंटे में 50 यूनिट्स देती है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो कि वो 2 घंटे में सेम 70 या मोर देन 50 प्लस यूनिट्स दे। सो दैट इज इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। देन इंक्रीजिंग कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो इंक्रीज करना, कहीं से भी मतलब आपका कैपिटल ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा आउटपुट आएगा। एंड मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट हो और सपने बड़े बड़े हों तो वो नहीं पूरे होते। अगर आपको प्रोडक्शन में अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है आप उसमें अपग्रेडेशन लाएं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो करंट डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चले। सो मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट न्यू फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड। ओके, ये एक फेवर में केस है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब हो रहा था। प्रोडक्शन के नए मेथड आ रहे थे, कैपिटल आउटपुट आपका कम हो रहा था, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी हो रहा था, इंक्रीज इन कैपिटल फ्लो हो रहा था, मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, देन आपका अगला पॉइंट है रीस्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न। तो क्या हो रहा था? क्लोज इकोनॉमी थी, ट्रेड पैटर्न प्रोडक्शन पैटर्न वही पुराना चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको मालूम ही नहीं। सो बेसिकली अगर आपको मालूम ही नहीं कि कोई नया प्रोडक्शन मेथड एग्जिस्ट भी करता है तो आप उसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर आपके पास कंपटीशन नहीं है, अगर आपको पता है जितना आप बना रहे हो 100 यूनिट्स वो सारी की सारी बिक रही हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास कंपटीशन आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है और आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए रीस्ट्रक्चर किया गया प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न को। देन रेज फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल रेज करने में हेल्प हुई। अब आपकी इकोनॉमी अगर ओपन हो गई तो आप फॉरेन कैपिटल भी रेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी कंट्री से कैपिटल रेज हो सकता है। तो वो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट आया। देन क्वालिटी इंप्रूविंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली बात हुई ना, कंपटीशन अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको पता है कि मार्केट में पहले सिर्फ आपका गुड चलता था, अब मार्केट में आपके गुड को टक्कर देने के लिए एक बेटर क्वालिटी का गुड आ गया है, तो आप ऐसे ही तो नहीं बैठे रहोगे। अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहे और आपने अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की तो जो मार्केट में दूसरा नया गुड आया है वही बिकेगा और आपका गुड नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो आपको लॉस होगा। और क्योंकि आप एक रैशनल माइंडेड हो तो आप जानते हो कि आपको लॉस नहीं चाहिए, और प्रोडक्शन में आप कोशिश करोगे अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके उस दूसरे गुड से compete करने के लिए। सो उस चक्कर में क्या होता है, बेनिफिट आपका भी होता है क्योंकि आपके गुड की क्वालिटी इंप्रूव होती है। देन इंक्रीजिंग इन बैंकिंग एंड फॉरेन सेक्टर एफिशिएंसी। पहले क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी ओपन नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज और वो जितनी है काफ़ी हैं, बट जैसे इकोनॉमी ओपन होती है बाकी कंट्रीज के बैंक के साथ भी डील करना पड़ेगा, उनके एक्सचेंज में भी डील करना पड़ेगा, तो फिर बैंकिंग सेक्टर और फॉरेन सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है। देन क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएशन होता है अब एक नया, क्योंकि अब नई प्रोडक्शन हो रही है, नए तरीके से हो रहा है, नए तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है आपकी इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी से, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होता है। एंड देन राइज इन एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर आप इंप्रूव करना चाहोगे, अगर आपको पता है मार्केट में आपके गुड का कंपटीशन आ गया है, अगर आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, या एक केस लेते हैं अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की लेकिन आपकी एजुकेशन लेवल से आप उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, तो आप डेफिनेटली किसी और को हायर करोगे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझने के लिए। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आया। या आप अगर प्रोडक्शन मेथड इंप्रूव करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अपने गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करोगे, तो भी आप किसी और को हायर करोगे और आपकी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा।
देन एक्सेलरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली आपका यहाँ पर एजुकेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि कुछ भी नया अडॉप्ट करना है, बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आप बाकी कंट्रीज के पैटर्न को भी समझना चाहते हो, और उन्हें समझने के लिए आपको एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट। सो ऑल इन ऑल क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन आता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। देन रिड्यूस पॉवर्टी। जब आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी में रिडक्शन तो आएगी आएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड इनहांस इंटीग्रेशन, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी थी पहले, सिर्फ इंडिया की बात होती थी, लेकिन अब आप पूरी दुनिया से इंटीग्रेट कर पा रहे हो। आप यहाँ बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे एक ही टाइम पे यूएस से भी कनेक्ट कर रहे हो, एक ही टाइम पे आप यूरोप से भी कनेक्ट कर रहे हो, और उसी टाइम आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी कनेक्ट कर रहे हो। सो हर एरिया, हर सेक्टर, हर जगह पे आप हर किसी कंट्री से कनेक्ट कर सकते हो, यानी आपकी कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट कर रही है। और क्या हो रहा है, एनहांसमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये थे फेवर के पॉइंट्स, केस इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करने में, ये बात की हमने केस इन फेवर की। पर बात सिर्फ केस इन फेवर की नहीं रुकती, केस इन अगेंस्ट भी है। क्या हुआ कि हमने बात कर ली कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदे क्या क्या हुए। ऐसा नहीं है सिर्फ फायदे हो रहे थे, कुछ नुकसान भी हो रहे थे, हमें वो भी देखने पड़ेंगे, ताकि हमें ऑल इन ऑल एक क्लियर पिक्चर मिले कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उस टाइम पर क्या हुआ था। सो केस अगेंस्ट में क्या है, डिवास्टेशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। ओके, होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, यानी आपके जो लोकल प्रोडक्ट्स थे वो कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने जहाँ पे केस इन फेवर देखा है, आपको ये तो समझ आ गया है कि पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी इंडिया बाकी किसी कंट्री से इंटीग्रेट नहीं कर रहा था, ट्रेड नहीं कर रहा था। तो जब ट्रेड नहीं हो रहा था तो आप जितना बना रहे थे आपके लिए उतना काफ़ी था। तो अगर आप उसमें एफिशिएंट नहीं हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, आपके पास इंसेंटिव नहीं है अच्छा करने का, फिर भी काम चल रहा था, बेसिकली काम चला रहे थे। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुई, बाहर की कंट्री से नए नए गुड्स आने लगे, तो आपको पता चला कि इन गुड्स की तो क्वालिटी ही अलग है। और जब वो क्वालिटी आपको अच्छी मिली तो लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर्स ने क्या किया, कंज्यूमर्स बायस गया इंपोर्टेड गुड्स की तरफ, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बट क्योंकि पहले इंटीग्रेशन नहीं था तो उन्हें पता ही नहीं था कि कोई क्वालिटी इतनी अच्छी भी हो सकती है। कपड़ा ले लो आप, एक कॉटन का कपड़ा है, एक आपने बनाया आपकी कंट्री में, एक बाहर की कंट्री से आया है, तो पहले जो आपकी कंट्री में बनता था, आपके कंज्यूमर को सिर्फ वही पता था कि यही क्वालिटी होती है। बट जैसे ही बाहर की कंट्री से आया वही कॉटन क्लॉथ, उन्होंने छुआ, उन्हें पता चला कि क्वालिटी इतनी अच्छी भी हो सकती है। और जैसे ही उन्हें देखा कि इतनी अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा खरीदो। उस वजह से क्या हुआ, जो आपका लोकल प्रोडक्ट था उनकी डिवास्टेशन होने लगी। जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो अफेक्ट होने लगे डोमेस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि इंपोर्टेड गुड डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स लगी हुई थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ था, बेटर तरीकों का, बेटर टेक्निक्स का यूज़ था, इस वजह से वो वाले गुड्स बेटर थे। उस वजह से क्या हुआ, आपका लोकल प्रोडक्ट डिवास्टेशन होने लगी। और माउंटिंग स्ट्राइक्स, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब क्योंकि बाहर के गुड्स ज़्यादा बिकने लगे, अपने खुद के डोमेस्टिक गुड्स ज़्यादा बिक नहीं रहे थे। अब क्योंकि वो ज़्यादा बिक नहीं रहे, मार्केट में ज़्यादा चल नहीं रहे, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होने लगी, वेजेस कम होने लगे, उस वजह से स्ट्राइक्स होने लगी, और प्रोडक्शन के जो मेथड है और जो पूरा तरीका है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। देन पब्लिक एम्प्लॉयज आर वर्स ऑफ, पब्लिक एम्प्लॉयज वर्स ऑफ होने लगे। क्यों, हिट बाय बजट क्राइसिस, प्राइवेटाइजेशन, मैसिव लॉसेज ऑफ परचेजिंग पावर एंड एटसेट्रा। क्या हो रहा था यहाँ पे, जो आपके पब्लिक एम्प्लॉयज थे, अब बजट कट आ गए, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब मूव हुए, पता चला कि प्राइवेट हो रही है सारी कंपनीज, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयज थे ना, जिनकी पहले जॉब पक्की थी, आपने काम किया नहीं किया, इतने घंटे आओगे आपको आपकी सैलरी मिलेगी, अब ये चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी और पब्लिक एम्प्लॉयज वर्स ऑफ होने लगे। देन स्मॉल बिजनेस आर एडवर्सली अफेक्टेड। स्मॉल बिजनेस जो थे, जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, चल रहे थे, अब इंपोर्टेड गुड्स आए, उसकी वजह से जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता आगे इन्वेस्ट करें, क्वालिटी इंप्रूव करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करें, इसीलिए वो स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो अफेक्ट होने लगे। देन डिक्लाइन इन इनकम। ऑब्वियसली आपका इनकम डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि अब जब आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स हिट हो गए, लोकल प्रोडक्ट्स हिट हो गए, लोकल प्रोडक्ट्स उतने नहीं बिक रहे हैं, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करनी पड़ी। उस वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी अफेक्ट आया, कि एम्प्लॉयमेंट में भी इश्यूज आने लगे और इनकम कम होने लगी, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स मार्केट में ओवरटेक करने लगे। एंड अनटिल एंड अनलेस आप कंपीट नहीं करोगे क्वालिटी इंप्रूव करके, तब तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ हो रहा था।
देन वीक सोशल सेफ्टी नेट प्रोविजन, सोशल सेफ्टी नेट प्रोविजन ज़्यादा नहीं थे कि कल को आपकी जॉब चली गई तो आपको कितना पैसा मिलेगा या आपको इतना सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब कम होने लगा ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि पता था मार्केट में ये नहीं भी काम करेंगे अगर, तो इम्पोर्टेड गुड्स तो हैं ही अब जो हम खरीद सकते हैं। सो ये एक इम्पैक्ट था। देन आपका रेजिंग डेप्थ ऑफ इनइक्वालिटी, इस वजह से क्या हुआ, आपका इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। मतलब एक तरह से अगर आप बेसिकली केस क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात हो रही है और हम ऑपोजिट बोल रहे हैं। बात वो नहीं है, बात एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे ये रखा जा रहा है, अगर बाकी कंट्रीज से गुड आ रहा है, एक तो केस था कि आपके घर के दरवाजे बंद हैं और जो आप घर में बना रहे हैं वही आप घर में खा रहे हैं। अब आपके घर के दरवाजे खुले, अब बाहर से भी गुड्स आने लगे, बाहर से भी आप एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में बाहर का खाना आने लगा। अब जब तक आप अपने घर का, आपके ये एग्जाम्पल है कि बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, पर जब तक आप अपने घर में अपने घर का खाना अच्छा नहीं बनाओगे तब तक बच्चे बाहर का खाना ही मांगेंगे। जिस दिन से आपने घर के खाने में इम्प्रूवमेंट लगा दी, और इम्प्रूवमेंट भी नहीं, एक होता है, एक साइड होता है आप नॉर्मल एक सब्जी बना रहे हैं, आपने मटर गाजर सब डाल दिया और बच्चे के आगे रखा हो, वो नहीं खा रहा। यही एक तरीका है कि आपने उस सब सब्जियों को मैश करके उसको भाजी फॉर्म में प्रेजेंट किया और बच्चे ने वो शौक से खा लिया। क्या हुआ यहाँ पे, सब्जी उसमें मटर और गाजर ही थी, बट जो यूज हुआ, जो तरीके से यूज हुआ, इनोवेशन आई, आपने थोड़ा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करा, थोड़ा आपने सीखा और अपने घर के खाने में थोड़ा और इंप्रूवमेंट लाए, तो धीरे धीरे बाहर के खाने की डिमांड कम हो गई। जब तक बाहर के खाने की डिमांड नहीं कम होगी तब तक आपके घर में प्रॉब्लम रहेंगी। यही केस हमारी इकोनॉमी का था, बहुत सिंपल फॉर्म में यही केस हमारी इकोनॉमी का था। जब तक हम बाहर की इकोनॉमी से compete करने के लिए अपने मेथड्स इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, इनकम भी रिड्यूस होंगी, इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी। पर जिस दिन से हम इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे और जिस दिन से हम compete करने के लिए क्वालिटी बढ़ाएंगे, अच्छी करेंगे और सारा उससे अच्छे से कंपटीशन देंगे, उसी दिन से एम्प्लॉयमेंट भी वापस आने लग जाएगी, इनकम भी बढ़ने लग जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होने लगेंगी और उस टाइम से आपको ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो यही हमारे ग्लोबलाइजेशन का क्रक्स था। हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्यों अच्छी मानी गई थी, ग्लोबलाइजेशन से क्या नुकसान हो रहे थे, और इसी के साथ हमने अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके LPG जो फैक्टर्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको खत्म किया है। पर ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट बाकी है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे थे, फिर चाहे वो IMF हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो WTO हो। इनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।